नमस्कार, मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह इस समय किराकत विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूँ। जय गोपालगंज बोलते हैं यहाँ पर, नई बाज़ार के पास में उपस्थित हूँ। आपसे बता दूँ कि यहाँ पर आज हम लोग चुनावी मंचन, चुनाव 2022, अगला 2022 जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, मैं उस पर मंचन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लोगों की राय लेने के लिए आया हूँ कि क्या स्थिति है, कौन सी पार्टी कहाँ 20 पड़ रही है, कहाँ माइनस पड़ रही है, उस सब बारे में जानकारी हम लोगों से यहाँ पर उपस्थित हैं। सारे सम्मानित लोग इस बाज़ार के जय गोपालगंज के, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सर अभी आगे जैसे 2022 का चुनाव है, 2022 के चुनाव में यहाँ किसका पलड़ा भारी आपको दिख रहा है? यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। जैसे सर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी आप बता रहे हैं, तो कोई ऐसा चेहरा आपके दिमाग में जहन में होगा कि वही चेहरा भारी पड़ रहा है? यहाँ पर समाजवादी पार्टी किसको भी टिकट देगी, कोई भी आदमी को टिकट देगी, समाजवादी पार्टी जीत के अखिलेश भैया को सरकार बनाएगी। और हम लोग अपना प्रत्याशी अखिलेश भैया को मानते हैं, अखिलेश भैया। ये सर जैसे अभी पिछली बार दिनेश चौधरी आपके यहाँ से जीते थे, और अभी हम लोगों ने कुछ लोगों से बात किया तो लोग बता रहे थे कि दिनेश चौधरी भी बहुत अच्छे चेहरे हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, और आगामी विधानसभा चुनाव में लोग उन्हीं को पसंद कर रहे हैं। नहीं, पसंद नहीं कर रहे, वो झूठ बोल के। देखिए, झूठ वाली पार्टी भाजपा है। भाजपा को बहला के, झूठ बोल के जनता को गुमराह कर दी। मैं आपको फ्री कनेक्शन दूंगा, मैं कि आपको 5 किलो 10 किलो चावल पर बिक गई जनता। लेकिन अब जनता को पता लग रहा है कि बीजेपी वाले कितने झूठ है, कितने बहकावे में हम चले गए। जो वोट बीजेपी के दे दिए, उनके परिवार वाले कह रहे हैं भैया ऐसे कान धर के कह रहे हैं कि हम कभी नहीं कहेंगे, और समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और अखिलेश भैया को जिताएंगे। नहीं सर, कल जैसे मुंगरा बादशाहपुर में योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। उन्होंने 4.5 साल के अपने कार्यकाल में जितने भी कार्य किए हैं उन कार्यों को गिनाया। जैसे उन्होंने बताया कि हमने 370 हटवा दिया, 3 तलाक का मामला ख़त्म कर दिया, और राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मामला हल कर दिया। तमाम बातें वो गिनाए। क्या 370 हटाना गलत था? देखिए, व्यापारियों के हित में 370 हटाना गलत तो वो कश्मीर का मामला है। नहीं, कश्मीर के मामले में सर उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट भी थी, कांग्रेस सरकार भी थी, और बीजेपी गवर्नमेंट भी आई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार में 370 को क्यों नहीं हटाया गया? सर 370 जो था वो संवैधानिक मसला था, और संवैधानिक मसले पर सरकार ने काम किया, और ये ठीक है 370 हटाया गया, लेकिन उसका परिणाम आज क्या है? क्या वहाँ पे शांति है? क्या वहाँ के लोगों को रोजगार मिल गया? क्या वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलने लगी? क्या मान है? अभी तक चलने की कंडीशन में नहीं आया। तो ऐसा नहीं है, एजुकेशन पे, दवाई पे, पढ़ाई पे, इन चीज़ों पर बात होनी चाहिए। कल जैसे आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी आए, योगी आदित्यनाथ आके उन मुद्दों को छुआ, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे उस पर उन्होंने बात नहीं करी। बेरोजगारी पर बात नहीं करी, लोगों की समस्या पर बात नहीं करी, बीमारी पे बात नहीं करी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पे उन्हें बात करना चाहिए था खुल के। चुनाव है आगे, उनके प्रत्याशी को जवाब देना होगा इन चीज़ों के लिए, उनके सिटिंग विधायक को जवाब देना होगा। टिकट काट के दूसरी पार्टी से नेता चुरा के विधायक भले बनवा लें आप, लेकिन जनता अब इन चीज़ों को समझ चुकी है। वो ऐसे लोगों को वोट देने नहीं जा रही है, वो कुल मिला के ऐसे व्यक्ति को वोट देने जा रही है जो आगे चल के जनता के बारे में काम करें, जनता के बारे में विचार करें। 2022 में किसकी सरकार बनेगी? 2022 में जैसा आधार बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रही है। तो आपने सुना, इन्होंने बताया कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ में यहाँ पे एक भाई साहब बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि सर पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? अब्दुल कय्यूम है। मैं जो है इस वक्त यहीं नई बाज़ार में जो है प्रिंसिपल हूँ एक स्कूल में। और अच्छा सर, ये बताइए कि अभी हमने नेताजी से ओरल में बात किया तो उन्होंने बताया कि जीएसटी गलत है। कि आप बताइए, आपके हिसाब से जीएसटी गलत है कि सही है? जीएसटी फैसला जो है समय पर लेना चाहिए ना। मतलब अभी इसका इंतजार जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात में थे तो उसी चीज़ का विरोध करते थे, और जब यहाँ पर आए तो आनंद फान में क्यों ले लिया? इसका मतलब कुछ कम चीज़ों को वो छिपाना चाहते हैं। और उसी तरह नोटबंदी भी जब किया गया तो नोटबंदी इतनी जल्दी क्यों लिया गया? क्योंकि उस वक्त जो उत्तर प्रदेश में और कई जगह जो है इलेक्शन होने वाले थे, तो वो पैसों का आदान प्रदान जो भी लोगों के पास है, वो अपना सत्ता में थे तो उनके पास पूरा पैसा था, और बाकी जो पार्टी वाले थे उनके पास यानी पैसे का जो है जो प्रचार में जो भी कुछ माध्यम होता है वो न कर पाएँ, और इन्होंने अपना खुल के जो है उसका प्रयोग किया। और प्लस वो जो पैसा कलेक्शन हुआ उस पैसे को जो है कि बड़ी जो है जो उद्योगपति हैं उनको दिया गया, और वो उस पैसे का मजा ले रहे हैं और ज़्यादा प्रॉफिट किया, और जनता पूरा त्रस्त हो गई।
भीड़ में जो है जनता कितनी लाइन लगा करके जो है उसमें 100-150 लोगों को बताया जाता है कि सर आप बात से भटक रहे हैं। हमने जीएसटी के बारे में पूछा। जीएसटी वाला भी फैसला करा, जब वो उस वक्त जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त उनके लिए ये चीज़ बुरी थी, और जैसे ही जब ये प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त क्यों फैसला लिया गया इतनी जल्दी जब नोटबंदी किया गया। कि फैसला लेने वाली बात अलग है, लेकिन अगर जीएसटी जब आई है और जीएसटी से किसका फायदा होगा? वो आज तक तो किसी को क्लियर समझ में नहीं आया, और प्लस जीएसटी के लिए जितने प्राविधान बनाए गए कितनी बार उसको जो बदला गया वो खुद ही सरकार ही पता नहीं क्लियर कर पा रही है कि हमको जीएसटी में कौन सी चीज़ का, और हर एक जीएसटी को उधर कहते हैं कि एक ही जो है कि हमारे पास जो टैक्स लगाना, एक तरह का टैक्स लगाना, और उसके बाद वो फिर भी एक तरह का टैक्स नहीं लग पाया। तो वो तो जो लगा रहे हैं प्राविधान बना रहे हैं वो प्राविधान खुद ही क्लियर नहीं कर पाए, तो जनता तो आज तक नहीं पता चल रही कि कौन सा प्राविधान कहाँ लग रहा है, और आज तक उसको नुकसान ही नुकसान है, और पूरे बाद वो फिर भी एक तरह का टैक्स नहीं लग पाया। तो वो तो जो लगा रहे हैं प्राविधान बना रहे हैं वो प्राविधान खुद ही क्लियर नहीं कर पाए, तो जनता तो आज तक नहीं पता चल रही कि कौन सा प्राविधान कहाँ लग रहा है, और आज तक उसको नुकसान ही नुकसान है, और पूरे जो भी ये बिजनेसमैन है वो पूरा ठप हो गया उसका बिजनेस जो है। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? किस पर? जीएसटी पर ये फैसला उनकी गलत है। अगर जीएसटी लगाना है तो पेट्रोल, अभी आप हमले से बात हुई थी, पेट्रोल पर लगा देते, सस्ता हो जाती, जनता के लिए अच्छा काम होता है। अच्छा सर, अभी एक और पार्टी आ रही है आपके उत्तर प्रदेश में जो दावे कर रही है कि मैं 100 के 100 सीट पर खड़ा करूंगा और अच्छे प्रत्याशी जीत कर हम सरकार में अपना सहयोग देंगे। नहीं, आप किसकी बात करना चाहते हैं? ओवैसी साहब। ओवैसी साहब ठीक है, आने वाले वक्त में संविधान उनको जो है कि अनुमति देता है, चाहे जहाँ से भी अपनी पार्टी खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पर जो भी मुसलमान है या जो भी है, जनता को सिर्फ मुसलमान हिंदू करके ही वोट देना नहीं है, जनता को ओवरऑल चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे ज़्यादा तो महंगाई मुद्दा है जनता के लिए, बहुत ज़्यादा महंगाई हर तरह, मतलब एक तरफ आप 5 किलो गेहूँ राशन देते हैं तो वो मुश्किल से 100 रुपये का होता है, और उसके पीछे जो है आप झोला 150 रुपये का बांटते हैं, प्लस जनता को अपनी भिखारी बना दिया है। यानी 100-150 रुपये से ही पूरा महीना चलता है क्या जनता का? एक आदमी की, एक परिवार में अगर कम से कम 5-6 लोग हैं तो क्या 100 रुपये में ही सारा खर्च होता है? 100 रुपये तो एक दिन का आदमी खर्च होता है, सब्जी नून तेल जो भी होता है। तो ये तो एक गुमराह करने का, यानी जनता को भिखारी, यानी आप इतना गरीब कर दो कि जनता सिर्फ जो है राशन पी रह जाए और उसके ग्रोथ की कोई चीज़ें नहीं रह जाए। सर, पूरे लॉकडाउन में जितने दिन बंदी था, पूरे लॉकडाउन में फ्री राशन मिला सब? अरे सर, फ्री राशन से ही कुछ होता है? सिर्फ मतलब जानवर है क्या? आदमी खाली गेहूँ चावल ही खाली खाएगा और उसके साथ कुछ नहीं होता है। उससे ज़्यादा तो एक दिन का जो है कि सब्जी और जो मसाला तेल होता है उससे ज़्यादा खत्म हो जाता है। जितना एक महीने का वो है उससे ज़्यादा तो एक दिन में खत्म होता है। तो वो कहाँ सपोर्ट किया आपने? ये तो आपने भिखारी बनाने का प्रावधान बना दिया कि इतना परेशान कर दो जनता को, सिर्फ गेहूँ चावल पे ही आ जाए, तो भिखारी बना दिया सरकार। इससे मतलब यही पता चलता है ना कि जनता इतना गिर जाए कि सिर्फ वो गेहूँ चावल पर ही संतोष कर ले। अच्छा, आपके केराकत विधानसभा में आप किसको पसंद कर रहे हैं? जो भी सपा की पार्टी यहाँ पर किसी कैंडिडेट को रखती है उसी को प्रत्याशी बनाते हैं, और उसके लिए ही जनता पूरा सपोर्ट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज हैं। हमने सुना है कि आपके यहाँ डॉक्टर दिलीप कुमार गौतम जो है काफ़ी प्रबल दावेदार हैं विधायक पद के लिए, उनको टिकट संभवतः हो सकता है मिल जाए, और दूसरे लाइन में गुलाब सरोज जी हैं। तो आप इन दोनों में किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? जो भी है सपा की तरफ से जो भी कैंडिडेट होगा, जनता अखिलेश यादव जी को देख करके चुनती है। तो अब जो भी होगा, अखिलेश यादव जी जो भी उनको समझ में आता है, यहाँ पर जो भी नेता उनके लिए सुटेबल होता है वो करेंगे, और जनता यहाँ की सपा के लिए जो है साथ देगी। मतलब आप अखिलेश जी को विधायक मान कर, कैंडिडेट मान कर वोट देंगे? अखिलेश जी को मान के पूरा। तो आपने सुना, हम यहाँ पर जो है केराकत विधानसभा में जो भी बातचीत हुआ सभी लोगों से, सभी सम्मानित लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, इन लोगों ने सरकार की कमियों के बारे में बताया। और हम क्यों यहाँ पर जो है केराकत विधानसभा में जो भी बातचीत हुआ सभी लोगों से, सभी सम्मानित लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, इन लोगों ने सरकार की कमियों के बारे में बताया। और हम क्यों सपा को यहाँ पसंद कर रहे हैं, ये लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, उस बारे में बताया। इनका कहना है कि हमारे केराकत विधानसभा से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी किसी को भी वो टिकट दें, चाहे वो कोई भी चेहरा हो, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, वो पार्टी के रूप में उनको ही वोट दे करके जिताएंगे, और 2022 में अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह, केराकत विधानसभा, जौनपुर।